गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज रोहित वर्मा और आपका वी आर एजुकेटर चैनल पर स्वागत है। एक स्टूडेंट जो सीएस की पढ़ाई करता है उसे अपने कोर्स के दौरान बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। उन सभी बुक्स की एक खासियत होती है कि हर बुक्स के अंदर वेरियस टाइप ऑफ एक्ट के बारे में उसे पढ़ना पड़ता है। लेकिन कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में पूरा बुक है। जो भी स्टूडेंट आगे चलकर सीएस बनेगा उसके करियर में सबसे बड़ा रोल सिर्फ कंपनी लॉ ही प्ले करेगा। और इसीलिए मैं आज सभी सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए कंपनी लॉ की सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ करेंगे। जब दिमाग कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब दिमाग मजबूत होता है परिस्थितियां अवसर बन जाती है। 90% इंसान सिर्फ इस पहले वाली कंडीशन में जीता है कि वो हर समय समस्याओं के बारे में सोचता रहता है कि पता नहीं अब ये पेपर कैसे क्लियर होगा, मेरे को जॉब कैसे मिलेगी, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, मेरा दिन कैसा जाएगा, अब क्या होने वाला है। बस इसी चीज की वो चिंता करते 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 अपनी पूरी की पूरी कीमती टाइम है उसे वो बर्बाद कर देता है। और दूसरे लगभग दुनिया में 9% पीपल ऐसे होते होंगे जब दिमाग स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, वो अपनी लाइफ में हर तरीके की प्रॉब्लम्स को एक चुनौती के रूप में लेते हैं और उसके साथ दो दो हाथ बिल्कुल पूरी ताकत के साथ करते हैं। लेकिन तीसरी कंडीशन वाला इंसान बहुत कम ही होता है, उसका दिमाग इतना मजबूत होता है कि जो भी अपोजिट सिचुएशन के सामने आ जाती है वो उसमें से एक अवसर निकाल लेता है। और आपने कोविड 19 की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बस लॉकडाउन का रोना रो के अपने पूरे 60 या 65 डेज को बर्बाद कर दिया होगा। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, वही चीज उन्हें एग्जाम में फायदा पहुंचाने वाली है। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी लॉ की जरूरत क्यों है। सपोज करो मेरी एक जूस की दुकान है, छोटी सी जूस की दुकान है और मैं इसको लोकल बेचता हूं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, मैं खुद ही बनाता हूं छोटी सी मशीन पे और खुद ही बेच देता हूं। लेकिन जब आगे चल के मेरे को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का ख्याल आएगा तो मैं क्या सोचूंगा कि मुझे अगर अपने बिजनेस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं डेली के डेली नेशनल या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को बेच सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए बहुत सारे मशीन्स मंगवाने पड़ेंगे, मैन पावर हायर करना पड़ेगा, ताकि जो मैं जूस बनाता हूं उसे अच्छे तरीके से पैक करके मार्केट में बेचा जा सके। और इस चीज के लिए मुझे जिस भी स्टेट्स या कंट्री में मैं बेचना चाहता हूं मुझे वहां पे लैंड अक्वायर करना पड़ेगा, वहां पर मशीनरीज मंगवानी पड़ेगी, वहां पर मुझे मैन पावर हायर करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जो जो एक्सपेंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस इसी एक्सपेंशन के लिए डिफरेंट स्टेट्स में आपको डिफरेंट रूल्स मिलेंगे, और इन्हीं रूल्स की बदौलत आप इजीली और लीगली अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। और यहीं पर जरूरत पड़ती है कंपनी लॉ की। ये जो कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, ये काफी पुराना है और इसका रिकॉर्ड 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी ये तो पता ही होगा ना, अर्थशास्त्र चाणक्य गुरु ने लिखी थी। हालांकि कहने को तो ये अर्थशास्त्र है लेकिन इसके अंदर सारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें भी लिखी गई है। कंपनी नाम का वर्ड है ये लैटिन वर्ड कॉम और पेनिस से बना हुआ है। कॉम मीन्स टुगेदर मतलब साथ, और पेनिस मीन्स ब्रेड, जिसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में मिलकर अपना लंच करते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी लॉ को कई बार कॉर्पोरेशन लॉ भी कहा जाता है। और कॉर्पोरेशन नाम का वर्ड है ये भी लैटिन भाषा के रूट कॉर्पस से लिया गया, जिसका मतलब है बॉडी। कॉर्पोरेशन एक ऐसा लीगल पर्सन होता है जिसकी नेचुरल बर्थ नहीं होती, इसे एक प्रोसेस से क्रिएट किया जाता है और ये नेचुरल पर्सन की तरह ही अपने सभी राइट्स को एंजॉय कर पाता है। जूरिस्प्रूडेंस ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ को फर्स्ट टाइम इंडिया में 1850 में लाया गया था, इस वजह से इसे चाइल्ड ऑफ इंग्लिश पीपल भी कहा जाता है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। इस एक्ट को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1844 जो कि एक इंग्लैंड का एक्ट था उससे लिया गया है। और कंपनी एक्ट 1850 के आने के बाद इंडिया में दो एस्पेक्ट को अलाउ कर दिया गया। पहला एस्पेक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी और दूसरा एस्पेक्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रेशन मतलब किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको वहां के लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसे आपको फुलफिल करना पड़ता है, इसे रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी
कहा जाता है। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, सपोज करो मेरे पास किसी कंपनी के 2 लाख के शेयर्स है और मैं उसे जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे बंदे को मैं इजीली सेल कर सकता हूं, इसे मैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स कहा जाता है। कंपनीज एक्ट 1850 को कंपनीज एक्ट 1856 ने रिप्लेस कर दिया और जिसके बाद 3 नए एस्पेक्ट इसमें और जोड़ दिए गए, जो कि इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन और वाइंडिंग अप की बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन मीन्स किसी चीज को बनाना, किसी चीज को पैदा करना, और रेगुलेशन मीन्स उसे रेगुलेट करना, और वाइंडिंग अप उसको समाप्त करना। जो भी पहला प्रोडक्ट होता है ना, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। किसी भी, आज आप जितने भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उनका इतिहास काफी ज्यादा स्ट्रगल से भरा पड़ा रहता है और वो एक ही बार में सफल नहीं बने, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। सेम विद कंपनीज एक्ट के साथ हुआ। 1850 1856 के बाद भी इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन सबसे मेजर चेंजेस किया गया 1913 में, जिसे कंपनी एक्ट 1913 भी कहा जाता है। कंपनीज एक्ट 1913 को सन 1936 में और भी ज्यादा नए प्रोविजंस लाके काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर दिया गया, काफी मजबूत बना दिया गया। सन 1948 में इंग्लैंड ने एक एक्ट पास किया था, जिसकी देखम देखी इंडियन गवर्नमेंट ने सन 1950 में एक बिजनेसमैन एच.सी. भाभा, जो एक पारसी बिजनेसमैन थे, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन कर दिया गया, जिसे भाभा कमेटी भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद इस मूव के तहत ट्रेड और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था। मार्च 1952 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसके बाद भाभा कमेटी रिकमेंडेशन के बिहाफ पर आजाद भारत का कंपनीज एक्ट 1956 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया। ये एक्ट सबसे बड़ा एक्ट था, जिसमें 658 सेक्शंस थे और 15 शेड्यूल थे। टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सन 1960, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और इसके बाद भी हर साल या हर 1, 2 या 3 साल में इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और लगभग 7 साल पहले कंपनीज एक्ट 2013 को पास किया गया और आज के टाइम में जो भी काम होता है, जो भी कॉर्पोरेट मैटर्स देखे जाते हैं, वो इसी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही देखे जाते हैं। और अभी हम जो भी स्टडी करेंगे वो सिर्फ इस एक्ट के बिहाफ पर ही करेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।